आज हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में क्लास 11th का चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि क्या कहते हैं कि रिलेशन फंक्शन में जो हम फंक्शन पढ़ेंगे मेन, वो हम इस बुक में ना लास्ट चैप्टर आएगा एक, क्या कहते हैं उसको, कैलकुलस। एक टॉपिक आएगा नया कैलकुलस के नाम से, उसमें बहुत ज़्यादा उसकी जरूरत पड़ेगी। और रिलेशन और फंक्शन आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। क्लास 12th में चैप्टर 1 ही आएगा, वहाँ भी हम इसी वाले चैप्टर से आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से आना चाहिए। जैसे कि चैप्टर का नाम आप देख रहे हैं, सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, रिलेशन एंड फंक्शन, क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 2। और यहाँ हम शूट करेंगे आज एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन, ठीक। एक्चुअल में ये एक्सरसाइज 2.1 का तो इंट्रोडक्शन रहेगा ही, लेकिन कुछ टॉपिक्स अब इस तरह के स्टार्ट हो गए हैं। मतलब सेट, जैसे हमने पीछे सेट किया है ना, सेट भी मतलब सेट से आगे का हम अब पढ़ रहे हैं। ये इस तरह मान लो आप, सेट का यहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है इस चैप्टर के अंदर। फिर जो हम पढ़ेंगे रिलेशन में, उसका यूज होगा फंक्शन में। मतलब सेट का यूज होगा रिलेशन में, रिलेशन का यूज़ होगा फंक्शन में, फंक्शन का यूज होगा कैलकुलस में, और फिर उसी फंक्शन का यूज कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री में भी होगा, और उसी फंक्शन का यूज क्लास 12 के लगभग हर चैप्टर में होगा। तो ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट, कुछ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना आपको आगे का मैथ पढ़ना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए बिल्कुल भी इस चैप्टर को आप लाइटली मत लेना, ठीक। इतना मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि इस चैप्टर में अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम आती है, उनको चैप्टर टफ लगता है। ये मैं कह रहा हूँ, रिलेशन एंड फंक्शन 11th क्लास का एंड रिलेशन फंक्शन खास करके 12th क्लास का बच्चों को समझ में नहीं आता। इसका रीज़न ये बिल्कुल नहीं है कि चैप्टर टफ है, नहीं। इसका रीज़न सिर्फ ये है कि या तो चैप्टर आपने पढ़ा गलत तरीके से है, या आपको पढ़ाया गलत तरीके से गया है। अगर आप बिल्कुल ठीक तरीके से कंसेप्चुअल चीज़ों को पढ़ते हुए इस चैप्टर को रीड करेंगे ना, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक। तो इन सभी चीज़ के साथ कि आपको चैप्टर समझ में आएगा, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला टॉपिक, जिसका नाम है ऑर्डर्ड पेयर, ठीक। एक्चुअल में चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, और रिलेशन एंड फंक्शन शुरू होगा ज़्यादा एक्सरसाइज 2.2 से। 2.1 में हम एक नई चीज़ पढ़ेंगे जो चैप्टर के नाम में मेंशन नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। और जो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है ना, ये होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो देखो सेट आ गया यहाँ पर, मतलब कि इसके लिए हमको सेट भी पता होना चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। तो आज की इस वीडियो का जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑर्डर्ड पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। और अगर वीडियो छोटी रही तो मैं एग्जांपल भी आपको इसी वीडियो में कराऊंगा, नहीं तो एग्जांपल करेंगे फिर अगली वीडियो के अंदर, ठीक है। वो देखते हैं वीडियो की लेंथ कितनी बनती है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा आज का ऑर्डर्ड पेयर। उसके बाद हम करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। और उससे पहले मैं आपसे 4 बातें करूंगा, 4 बातें मैं आपसे करूंगा, 4 बातें सेट के बारे में, चैप्टर 1 के बारे में। सेट चैप्टर 1 के बारे में आपसे 4 बातें करनी होंगी। उसके बाद हम ऑर्डर पेयर करेंगे, फिर इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, उसको पढ़ेंगे। इतनी सब बातें यूज होने वाली है हमारी 2.1 इंट्रोडक्शन में। फिर इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और फिर देखेंगे एक्सरसाइज, ठीक। तो सेट के बारे में जो 4 बातें मुझे करनी है ना आपसे, वो ये है। नंबर 1, एक तो आपको पता हो कि सेट क्या होता है, जो मैंने आपको सबसे पहले समझाया हुआ है। एक बार वो वीडियो जरूर देख लेना जाके पहले, सेट वाली। फिर सेट का रिप्रेजेंटेशन, खास करके सेट का रिप्रेजेंटेशन। सेट के रिप्रेजेंटेशन में क्या था, 2 तरह के रिप्रेजेंटेशन थे। एक तो था रोस्टर फॉर्म, एक तो था रोस्टर फॉर्म, दूसरा रिप्रेजेंटेशन था सेट बिल्डर फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, ये दोनों बातें। सेट तो आपको पता होना ही चाहिए, इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म आपको अच्छे से आने चाहिए। रोस्टर फॉर्म से कैसे लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म से कैसे लिखते हैं रोस्टर फॉर्म, ये आपको पता हो। दूसरा आपको पता हो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, और क्या कहते हैं, और रियल नंबर, ये सब बातें आपको पता हो। ये सब मैंने आपको समझाई हुई है चैप्टर नंबर 1 में। इसके बाद आपको पता हो ए यूनियन बी, इसके बाद आपको पता हो ए इंटरसेक्शन बी,
डिफरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये तो आपको जरूर पता हो, ए इज द सबसेट ऑफ बी, जरूर 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 पता हो रिलेशन को समझने के लिए। वेन डायग्राम की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक। तो लगभग इन सभी बातों का यहाँ पर हम जिक्र करेंगे, यूज भी करेंगे। इनके बिना इस चैप्टर को पढ़ना इम्पॉसिबल है। अगर किसी बच्चे को रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म नहीं आती हैं तो प्लीज़ जाकर पहले वो वीडियो देखना, नंबर सिस्टम के बारे में पता हो, यूनियन इंटरसेक्शन फाइंड करने आते हों और सबसेट भी फाइंड करने आते हों। सबसेट क्या होता है ये आपको पता हो, तभी हम इस चैप्टर को आगे कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ज़्यादा देर नहीं करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है मेरे पास, ऑर्डर्ड पेयर। तो पहले हमको समझना है ऑर्डर्ड पेयर, ठीक। और कॉपी पेन लेके बैठना है, मेरी बताई हुई एक एक बात को नोट करते रहना। सभी बातों को मैं क्वेश्चन में यूज करूँगा, एक बात बेकार मेरी यहाँ पर बताई हुई नहीं जाएगी। तो सबसे पहला टॉपिक मेरा रहेगा ऑर्डर्ड पेयर। देखो डेफिनेशन यहाँ पर कोई नहीं आती, तो डेफिनेशन मैं आपको नहीं लिखवाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं लिखवाऊंगा। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है समझना है। देखो पेयर मतलब जोड़ा, किसी चीज़ का जोड़ा, मतलब जो दो चीज़ लिखी हुई है उसको बोलते हैं पेयर। अगर कोई दो चीज़ लिखी हुई है एक साथ उसको क्या बोलते हैं, पेयर। अब पेयर का मतलब तो ये हुआ, पेयर का मतलब ये हुआ कि भैया हमने कहा कि जाओ जरा क्लास में से दो बच्चों को बुला कर लाओ, राम और श्याम को। तो राम और श्याम आए, इसे बोलते हैं पेयर। या श्याम और राम आए, इसे भी बोलते हैं पेयर। तो ये दोनों ही पेयर हैं। राम और श्याम राम पहले श्याम बाद में आए, या श्याम की हाजिरी पहले हो राम के बाद में, तो ये भी पेयर ही हुआ, ठीक। तो ये तो बात होगी पेयर, अगर दो चीज़ एक साथ हो। अब हमने कहा ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर मतलब क्रम, क्रम कि ये किस क्रम में आए। हमने कहा भैया राम और श्याम तो आओ, मगर पहले राम आए फिर श्याम आए, तो अब ये पेयर नहीं बोला जाएगा, अब बोला जाएगा ये ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि इसमें हमने ऑर्डर को इंपॉर्टेंस दी है। ऑर्डर को हमने यहाँ पर क्या करा है, इंपॉर्टेंस दे दी कि ऑर्डर में आना है। यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंस में ऑर्डर की बात नहीं की थी, हमने यहाँ पर केवल बता था राम और श्याम आए तो राम और श्याम आ गए, बात खत्म होगी। तो ये सिंपल पेयर बोलते हैं। अगर हम किसी चीज़ को पेयर में तो कह रहे हैं, मगर उसका एक फिक्स निश्चित ऑर्डर भी है कि ये काम इसी ऑर्डर में होना है, पहले राम आना है फिर श्याम आना है, तो बोलते हैं इसको ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर पेयर मतलब जिसमें क्रम निश्चित हो, फिक्स हो। अब यहाँ पर ऑर्डर पेयर से मतलब मेरा ये रहेगा कि अगर दो एलिमेंट्स लिखे हों ए और बी, और उसको हमने स्मॉल ब्रैकेट में बंद किया हुआ है, स्मॉल ब्रैकेट में, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इसको हम क्या बोलते हैं फिर, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक। ध्यान से समझना बातों को। मुझे को पता है कि बच्चों के मन में इस चैप्टर को पढ़ते टाइम क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, मैं सब बता दूंगा अपने आप आपको। फिलहाल क्या है ऑर्डर्ड पेयर, मतलब ए को बोलते हैं यहाँ पर हम, ए को बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट, ए को बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट, और इसका दूसरा नाम ये भी होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। इसका दूसरा नाम क्या और भी होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ऐसे ही इसको बोलते हैं सेकंड एलिमेंट, इसको बोलते हैं सेकंड एलिमेंट, और इसको क्या बोलते हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर ए बी, इसको पढ़ते कैसे हैं, ऑर्डर्ड पेयर ए बी, ऑर्डर्ड पेयर ए बी। अब हमने लिखा है ये, इसका मतलब होता है सेट ए बी, जो पीछे पढ़ के आए हो आप चैप्टर में, सेट ए बी। इसके अंदर दो ही एलिमेंट हैं। सेट ए बी में और ऑर्डर्ड पेयर ए बी में क्या डिफरेंस है, ये सेट ए बी है, ये सेट बी ए है। और अगर आपको पता हो दोनों बातें एक ही हैं, दोनों इक्वल हैं, क्योंकि सेट के अंदर ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं होती, हम आगे पीछे कर सकते हैं चीज़ों को। तो सेट के को तो हम ए बी और बी ए लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमको ऑर्डर्ड पेयर लिखना है तो ए बी ही लिखा जाएगा, ए बी ही लिखा जाएगा। बी ए अगर लिख दिया तो बात हो जाएगी अलग, बी ए एक अलग चीज़ है, बताऊँगा, सब बताऊँगा कैसे। दूसरी बात, कुछ बच्चों के मन में अगर ये आ रहा हो कि सर आपने तो क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में भी हमको ये वाला ब्रैकेट समझाया था, 2 3 भी, ओपन इंटरवल 2 3, उसमें तो ये बताया था आपने कि 2 इंक्लूड नहीं है, 3 भी इंक्लूड नहीं है, और बीच के सारे नंबर इस ब्रैकेट में आ रहे हैं। हाँ, जब हम या बुक में या एग्ज़ाम में या किसी भी दुनिया के किसी भी एग्ज़ाम में 2 3 अगर ऐसे लिखा हुआ आएगा स्मॉल ब्रैकेट में,
और अगर एग्जामिनर को या बुक पे जो लिखा हुआ है क्वेश्चन को इसको अंतराल बताना है तो वहाँ पर वो आपको साफ साफ इंटरवल लिख के भेजेगा कि हम इंटरवल की बात कर रहे हैं, वहाँ लिखा हुआ आएगा इंटरवल, ठीक, ध्यान रखना ये बात। और अगर वो 2 3 को ऑर्डर्ड पेयर कहना चाह रहा है तो वहाँ पर साफ साफ ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ आएगा, साफ साफ लिखा हुआ आएगा, ये पक्का है। कभी भी इस दुनिया में आज तक ये चीज़ ऐसे लिखी हुई नहीं आएगी कि बस ये लिख के भेज दिया, लेकिन आएगी भी, हम बता रहे हैं अभी आपको कब आएगी। अगर क्वेश्चन में आपको ये जो क्वेश्चन दे रहा है आपको उसको ये शो करना है, उसको ये बताना है कि ये इंटरवल है तो ये इंटरवल लिखा हुआ आएगा साफ साफ, और अगर उसको बताना है कि ये ऑर्डर पेयर है तो ये ऑर्डर पेयर लिखा हुआ आएगा। लेकिन अगर कभी कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन, पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन, पॉइंट इन, जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 9th में ही पढ़ा था, पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। अब कहोगे सर कहाँ की बात कहाँ जा रही है, मैं सब बातों को अभी एक दूसरे से जोड़ने वाला हूँ, सारी चीज़ें हैं एक ही, देखते रहो बस। 2 3 तो ये पॉइंट क्या हो गया 2 3। अगर कभी सिंपल लिखा है तो ये एक क्या बन जाता है, पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन 2 3, और पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन 2 3 जो है वो भी एक ऑर्डर पेयर ही होता है। तो आप इन सारी बातों को एक ही मानेंगे, इन सब बातों को एक ही मानेंगे कि पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन और ऑर्डर पेयर एक ही बात है, ठीक है। इंटरवल अपने आप में एक अलग चीज़ है, सेट अपने आप में एक अलग चीज़ है। मतलब कहने का ये रहा, अब शॉर्टकट में अगर ये है तो ये सेट 2 3 है। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो उसके सामने अगर इंटरवल लिख के भेजा उसने तो आप इसको इंटरवल मानेंगे, और अगर कुछ नहीं लिखा तो इसको आप ऑर्डर्ड पेयर मानेंगे। कुछ नहीं लिखा तो आप इसको ऑर्डर्ड पेयर मानेंगे, मतलब सेट इन कार्टेशियन प्लेन मानेंगे, सेट इन कार्टेशियन सॉरी पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन इसको हम मानेंगे। इसीलिए अगर हमने कहा 2 3 ऑर्डर पेयर 2 3 तो पॉइंट कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पे 2 डिस्टेंस, वाई एक्सिस पे 3 डिस्टेंस। लेकिन अगर हमने कहा 3 2 तो अब क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे 3 डिस्टेंस, वाई एक्सिस पे 2 डिस्टेंस, तो लोकेशन चेंज हो गई ना। तो इसलिए 2 3 और 2 3 दोनों बातें अलग अलग होती हैं। सेट तो होते हैं इक्वल, सेट ए बी और सेट बी ए बात एक ही है, मगर ऑर्डर्ड पेयर के केस में 2 3 और 3 2 दो बातें अलग अलग हैं। देख लो उधर 2 3 एक अलग चीज़ है, 3 2 एक अलग चीज़ है। हालांकि ये चीज़ हम इस चैप्टर में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे अभी आगे आगे, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर स्ट्रेट लाइन क्लास 11 में भी चैप्टर नंबर 10 में आएगी, ठीक है। तो ये था ऑर्डर पेयर के बारे में कुछ बातें। यहाँ से मैं फालतू बातें फिलहाल रब कर रहा हूँ, जो काम की है वो लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को आपको फिलहाल इंटरवल में, सेट में और ऑर्डर पेयर में डिफरेंस बताना था, तो वो मैंने बता दिया। फिलहाल आप ये बात नोट कर लेंगे कि ये तो हो गया सेट, ये तो हो गया ऑर्डर पेयर ए बी, ये तो क्या हो गया ऑर्डर पेयर ए बी, ये फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट कोऑर्डिनेट। भाई क्लास 10th में आपको फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो बोलते थे, जब एक्स कोऑर्डिनेट बोलते थे या एब्सिस से बोलते थे, वही बातें हैं। बी सेकंड एलिमेंट, सेकंड कोऑर्डिनेट या फिर 3 ये होता है पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो ये प्लेन होता है ना, एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। एक्स वाई प्लेन में जो कोई पॉइंट है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो थी ऑर्डर पेयर के बारे में कुछ बातें, ठीक। तो जब भी इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर दो अक्षर ऐसे लिखे हुए आएंगे और उसके सामने इंटरवल वर्ड नहीं लिखा, अगर स्मॉल ब्रैकेट में 2 अक्षर ऐसे लिखे हुए आएंगे और उसके सामने लैंग्वेज में INTERVAL इंटरवल नहीं लिखा तो वो ऑर्डर्ड पेयर माना जाएगा। चलो अब ऑर्डर्ड पेयर मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ 2 ऑर्डर्ड पेयर। नेक्स्ट आ रहा है मेरे पास में इक्वलिटी ऑफ 2 ऑर्डर पेयर। क्या क्या आ रहा है, इक्वलिटी ऑफ कितना 2 ऑर्डर पेयर, इक्वलिटी ऑफ 2 ऑर्डर पेयर। उससे पहले आप एक बात और नोट करेंगे कि ए बी, ध्यान रखना, ऑर्डर पेयर ए बी और सेट ए बी। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं इसलिए बता रहा हूं, ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी है, ये सेट ए बी है, ये इक्वल नहीं होते। दूसरा ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी
और ऑर्डर पेयर ऑफ बी ए भी इक्वल नहीं होते, दोनों बातें अलग अलग हैं, इनको नोट कर लेना कि ये तो ऑर्डर पेयर ए बी है, वो सेट ए बी है, और ऑर्डर पेयर ए बी और ऑर्डर पेयर बी ए दोनों बातें आपस में अलग अलग होती हैं। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट, इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर। इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर। इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर, दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं? दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं? टू ऑर्डर पेयर, टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल, टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल टू each other only when। दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं? when first their first element are equal, अगर उनके फर्स्ट एलिमेंट इक्वल हैं, their first element are equal, and second their second element are equal, their second elements are equal। तो दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल कब होते हैं? जब उन दोनों के फर्स्ट एलिमेंट इक्वल हो और उन दोनों के सेकंड एलिमेंट भी आपस में इक्वल हो। मतलब कहने का क्या है? मतलब कहने का क्या है कि सिर्फ दुनिया में 2 3 ही 2 3 के इक्वल हो सकता है, क्योंकि दोनों के पहले एलिमेंट इक्वल हैं और दोनों के दूसरे एलिमेंट भी आपस में इक्वल हैं। इसके अलावा 2 3 किसी और ऑर्डर पेयर के इक्वल नहीं हो सकता। इस बात को हम इस तरह भी क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, अगर कभी ऑर्डर पेयर ए बी इक्वल टू लिखा हुआ है ऑर्डर पेयर सी डी के, देन ध्यान रखना ए और सी इक्वल होगा आपस में और बी और डी भी इक्वल होगा। मतलब फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा और सेकंड एलिमेंट, और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। तो इसको बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ, इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं भैया? इसको हम इक्वलिटी ऑफ टू, इसको बोलते हैं हम इक्वलिटी ऑफ, इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? इसको हम इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर। और इसी के ऊपर हम अपनी एनसीईआरटी का बुक का एग्जाम्पल भी देखते हैं साथ साथ इसी के ऊपर, ताकि आपको बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। तो एग्जाम्पल 1 है हमारी बुक में, मेरे पास जो बुक है वो पुराने वाली है, हो सकता है नंबर तो आगे पीछे हो जाए, वैसे है नहीं। कह रहा है कि इफ़ x + 1, y - 2 इज इक्वल टू 3, 1 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इसी के ऊपर हम एग्जांपल देखते हैं कि इफ़ x + 1, अगर ऑर्डर पेयर x + 1, देखो इस क्वेश्चन को करते टाइम उसने इस ब्रैकेट के बाहर कोई वर्ड तो नहीं लिखा ना कि ये इंटरवल है या ये ऑर्डर पेयर है, कुछ लिखा नहीं है। क्वेश्चन पढ़ो अपने बुक में कि इफ़ x + 1, y - 2 इज इक्वल टू 3 - 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो मैंने क्या बताया था? अगर उसको इंटरवल बताना है तो इंटरवल लिख के भेजेगा, अगर इंटरवल नहीं लिखा तो आप इसको ऑर्डर पेयर मानेंगे। तो क्योंकि ये ऑर्डर पेयर इक्वल टू दिस ऑर्डर पेयर, मतलब कि ऑर्डर पेयर ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर सी डी, तो आप क्या लिखोगे? फ्रॉम इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर, फ्रॉम इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर, फ्रॉम इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर। क्या होता है? इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर क्या कहती है कि पहला एलिमेंट पहले के इक्वल होगा, पहला एलिमेंट पहले के इक्वल होगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल होगा। तो इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2, और इससे y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। तो इसने ये कहा था कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। इसी तरह क्वेश्चन हम अपनी बुक में एक्सरसाइज जब हम करेंगे तब भी करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा चीज़ों को आगे प्रोसीड करते हैं, बातों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। पहले आप इस पूरे को नोट करेंगे तुरंत। चलो जी, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ऑर्डर पेयर समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं आपको समझाता हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। अब आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। देखो एक एक बात को बहुत ही ध्यान से समझते चलना, क्योंकि ऑर्डर पेयर का यूज़ अब आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर।
कार्टेशियन प्रोडक्ट का यूज़ आएगा 2.2 में रिलेशन के अंदर, और फिर उसका यूज़ आएगा 2.3 में फंक्शन के अंदर। चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड हैं। यहाँ पर सेट से हमने कहाँ पहुँचे, ऑर्डर पेयर पर, ऑर्डर पेयर से आएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, इससे जाएंगे रिलेशन में, उससे जाएंगे फंक्शन में। ठीक, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं, फिर मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूँ और बाकी की जानकारी भी देता हूँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, अगर मेरे पास दो सेट हैं, एक सेट है ए बी, देखो समझाने के लिए ना मैं आपको सेट थोड़े से छोटे ले रहा हूँ फिलहाल, और एक सेट बी मैंने मान लिया 1 2 3, बी मैंने क्या मान लिया 1 2 3। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा सेट्स की ही होती है, ये भी बात ध्यान रखना। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा दो सेट्स की ही होती है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो सेट की हम क्या करने वाले हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट दो ऑर्डर पेयर की नहीं होती, दो एलिमेंट्स की नहीं होती, दो सेट्स की होती है। तो किन्हीं भी दो सेट्स की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसको हम लोग डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से। ये मैं यहाँ लिखूँगा वैसे तो, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, ए क्रॉस बी से। इसको ए क्रॉस बी ही पढ़ते हैं भाई, इसको हम ए मल्टीप्लाई बाई बी नहीं पढ़ते, इसको हम ए गुणा बी नहीं पढ़ते, इसको हम प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी नहीं पढ़ते, इसको हम ए क्रॉस बी ही पढ़ते हैं। इट इज़ रीड एज ए क्रॉस बी या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। दो तरीके से आपको पढ़ेंगे, या तो पढ़ोगे ए क्रॉस बी या फिर क्या पढ़ोगे इसको, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, बस। ठीक, तो दो सेट की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है वो एक सेट ही होता है। सबसे पहले तो ये मान लेना कि दो सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो भी एक सेट ही होता है, एक सेट ही होता है जिसके अंदर ऑर्डर पेयर आएंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट होता है और इसके अंदर कौन आएंगे, ऑर्डर पेयर। कैसे, देखो ऐसे, पहले ए को लो, ए को बी के हर एक एलिमेंट के साथ लेकर ऑर्डर पेयर बनाओ। ए को मतलब सेट ए के पहले एलिमेंट को सेट बी के हर एलिमेंट के साथ लेकर बनाओ ऑर्डर पेयर। ए को लो 1 के साथ तो क्या बनेगा A1, अब ए को लो 2 के साथ तो क्या बनेगा A2, अब ए को लो 3 के साथ तो क्या बनेगा A3। अब लेते हैं बी को, अब बी को लेकर बनाओ, बी को लो 1 के साथ, अब बी को लेते हैं फिर हम 2 के साथ, और फिर हम बी को ले लेते हैं 3 के साथ। तो इसको बोलते हैं ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर ए क्रॉस बी। तो जब भी आपको किसी भी दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम ए क्रॉस बी से। और कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट ही होता है जिसके अंदर ऑर्डर पेयर आएंगे, इस तरह से आएंगे कि उन ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा वो सेट ए का मेंबर होगा और इन ऑर्डर पेयर का जो दूसरा एलिमेंट होगा वो सेट बी का मेंबर होगा। समझो बातों को, ये सब बातें समझना जरूरी है, असर्शन रीजन आ जाते हैं इस बात के ऊपर। ए क्रॉस बी एक सेट ही होगा, ए क्रॉस बी एक सेट ही होगा जिसके अंदर ऑर्डर पेयर आएंगे। ये ऑर्डर पेयर कैसे होंगे, जिनका पहला एलिमेंट ए को बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट बी को बिलोंग करेगा। ठीक, तो ये मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने का तरीका बता दिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करने का तरीका बता दिया। अब कुछ इसके बारे में कुछ जानकारी देखते हैं और कुछ बातों को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ए क्रॉस बी, ध्यान रखना एक सेट होता है, ए क्रॉस बी एक सेट होता है जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर ए भी लिखे हुए होंगे। ध्यान देना भाई, ए क्रॉस बी की मैं आपको डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में ए क्रॉस बी एक सेट होता है जिसके अंदर क्या होंगे, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, सच दैट ये इस तरह से होंगे कि जो पहला मेंबर होगा वो बिलोंग करेगा सेट ए को और जो दूसरा मेंबर होगा वो बिलोंग करेगा सेट बी को। देखते हैं फॉर एग्जांपल, मान लो सेट पी, तो क्या कहा मेरे को उसने, एक्स और वाई, और सेट क्यू उसने मेरे को बोला आर एंड एस। तो जरा पी क्रॉस क्यू बताओ, पी और क्यू का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो एक्स को लो इन दोनों के साथ 1 by 1, एक्स को आर के साथ, एक्स को एस के साथ। अब वाई को लो, वाई को आर के साथ, वाई को एस के साथ, बन गया ना। तो देखो ध्यान से, पी क्रॉस क्यू क्या है एक्चुअल में, अगर मैं इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनाऊं तो पी क्रॉस क्यू के अंदर ऑर्डर पेयर तो रखे हुए हैं ए बी की फॉर्म के। भाई पी क्रॉस क्यू के अंदर ए बी ए बी ए बी ए बी रखे हुए हैं, सच दैट ऐसे रखे हुए हैं कि जो ए है इनका, जो पहला एलिमेंट है सबका, वो बिलोंग किसको कर रहा है, सेट ए को,
और जो दूसरा एलिमेंट है इनका, यानी जो बी है इनका, जो दूसरा एलिमेंट है वो बिलोंग किसको कर रहा है, पी मतलब क्यू को। तो ये होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन सेट बिल्डर फॉर्म में। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है तो लैंग्वेज में लिखी हुई आपकी बुक के अंदर, मैं देख सकता हूँ, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, कभी लिखने के लिए नहीं आती लैंग्वेज में, लिखा हुआ है पेज नंबर 31 पर। डेफिनेशन गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट, मतलब दो सेट ये कैसे होने चाहिए, नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी मतलब इनके अंदर एलिमेंट्स हो, कुछ ना कुछ हो। गिवन टू सेट्स P and Q, then the Cartesian product P or Q is the set of all ordered pair of elements from P and Q, that is दिखाया है नीचे, P cross Q is equal to PQ such that P belongs to P and Q belongs to Q। ठीक है, ये बात आप यहाँ से चाहो तो नोट्स में लिख सकते हो, जरूरत कुछ नहीं है। आपको रिप्रेजेंटेशन पता हो, फाइंड करना पता हो, और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये जरूर पता हो, इसके बिना बेकार है मामला। A cross B क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर AB, A cross B क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर AB such that A belongs to A and B belongs to B। इसी बात को हम ऐसे भी लिखेंगे, देखो ये नोट लिखते ना सारी बातें भाई। ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग करेगा सेट A क्रॉस B को, ध्यान देना मेरी बात पे। ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग करेगा A क्रॉस B को, इंप्लाइज दैट, तो मतलब क्या होगा, A बिलोंग कर रहा होगा A को और B बिलोंग कर रहा होगा B को। समझ में आ गई बात। अगर ऑर्डर्ड पेयर ए बी A क्रॉस B के अंदर है तो मतलब पहला एलिमेंट A का मेंबर है, दूसरा एलिमेंट B का मेंबर है, और रिवर्सिबल भी लगाओ, उल्टा भी लगाओ, उल्टा भी लगाओ। मतलब अगर A का मेंबर है और B का मेंबर है तो ऑर्डर पेयर AB किसका मेंबर होगा, A क्रॉस B का। ऐसे भी याद रखनी है, नोट करते रहना, इन सभी बातों को नोट करते रहना। तो ये था मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बता दिया, एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब हम पहले अपनी एनसीईआरटी के बुक का एग्जाम्पल देख लेते हैं जरा, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। एग्जाम्पल नंबर 2, इसको हटाते हैं इधर से। एग्जाम्पल नंबर 2 में कह रहा है इफ P इज इक्वल टू ABC, एग्जाम्पल नंबर 2, तो कह रहा है कि इफ P इज इक्वल टू set ABC, if P is equal to set ABC and Q is equal to set R, P तो है set ABC और Q क्या है R, from the sets P cross Q and Q cross P are these two products equal, फिर बताना है कि क्या दोनों प्रोडक्ट इक्वल होंगी। तो ये कह रहा है कि P क्रॉस Q फाइंड करो एंड Q क्रॉस P फाइंड करो। तो पहले P को लिखो सेट ABC, Q को लिखो सेट R, बनाओ। A को लो पहले R के साथ, तो क्या बनेगा, ऑर्डर पेयर AR। अब B को लो R के साथ, B को लोगे तो BR। अब C को लो R के साथ तो CR। और ये भी सेट ही होता है, कभी आप इसको सेट मत लिखें, सेट जरूर लिख देना इसको। तो ये क्या आ गया, P क्रॉस Q। अब Q क्रॉस P, तो Q क्रॉस P के लिए R की क्रॉस करोगे किसमें, ABC में। तो R को लो पहले A के साथ RA, फिर R को लो B के साथ RB, R को लो C के साथ RC। तो ये मैंने P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P दोनों फाइंड कर दिए, समझ में आ गए होंगे। और कह रहा है कि दीज टू प्रोडक्ट्स आर इक्वल, क्या ये दोनों प्रोडक्ट्स इक्वल हैं, नहीं, कहाँ इक्वल हैं। दो सेट्स इक्वल कब होते हैं, दोनों है तो सेट ही। दो सेट इक्वल कब होते हैं, जब पहले के सारे एलिमेंट दूसरे में हो और दूसरे के सारे एलिमेंट पहले में हो। तो क्या AR यहाँ है कहीं, या BR यहाँ कहाँ नहीं है, CR है कहीं नहीं है। तो ये दोनों सेट अपने इक्वल नहीं है। तो इट इज क्लियर दैट व्हाट कि P क्रॉस Q इज नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, कभी कभी क्रॉस प्रोडक्ट दोनों अगर हम बदलें उनको A क्रॉस B या B क्रॉस A, कभी कभी इक्वल हो भी सकते हैं, जरूरी कुछ नहीं है। इस एग्जाम्पल में नहीं आए, तो एग्जाम्पल तुरंत नोट करेंगे, चलते हैं आगे। तो जो ये दो नोट लिखवाए थे, अब देखते हैं तीसरा नोट। अगर A और B में से कोई भी एक एम्प्टी सेट है, इफ A इज इक्वल टू 5 या फिर B इज इक्वल टू 5, तो ध्यान रखना देन A क्रॉस B भी 5 होगा। अगर A एम्प्टी सेट है या B एम्प्टी सेट है तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट भी एम्प्टी सेट ही होगा। ऑब्वियसली बात है, जब A में कुछ नहीं है तो फिर करोगे किससे,
ऑर्डर पेयर तो बनेगा ही ना फिर, ठीक है ना। तो ए अगर फाई है और बी अगर फाई है, या फिर बी अगर फाई है, मतलब ए अगर एम्प्टी है या बी अगर एम्प्टी है, तो इनका क्रॉस भी एम्प्टी होगा। तीसरा, फोर्थ पॉइंट, अगर इफ ए और बी आर इनफाइनाइट सेट, इफ ए एंड बी, इफ ए और बी आर इनफाइनाइट सेट्स, अगर ए या बी में से कोई भी एक इनफाइनाइट सेट हुआ, देन ए क्रॉस बी आल्सो इनफाइनाइट सेट, देन ए क्रॉस बी आल्सो इनफाइनाइट सेट। अगर ए या बी में से कोई भी एक इनफाइनाइट सेट हुआ तो ए क्रॉस बी भी, मतलब ए और बी की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो भी क्या होगी, वो भी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। और एक बात और, ए क्रॉस बी फाई एंड बी क्रॉस ए बी फाई, ए क्रॉस बी बी फाई होगा, बी क्रॉस ए बी फाई होगा। और अगर ए और बी में से कोई भी एक इनफाइनाइट हुआ तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों ही, देन क्या बोलेंगे, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, ये दोनों भी क्या होंगे, इनफाइनाइट सेट ही होंगे, ठीक। नंबर 5, अब सुनो, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू बी, सेट ए में ए एलिमेंट है, सेट बी में बी एलिमेंट है, ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक। देन नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, ए बी, ए इंटू बी, ठीक। मतलब क्या हुआ कहने का, दैट इज फॉर्मूला याद रखना, एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, एन ए क्रॉस बी का मतलब नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी के। तो जितने एलिमेंट ए क्रॉस बी में कितने होंगे, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, जितने ए में होंगे और जितने बी में होंगे उनका प्रोडक्ट कर देंगे। जैसे कि आपने अभी एग्जांपल देखा मैंने आपको, मान लो मैं एग्जांपल ये ले लेता हूँ दोबारा से कि सेट ए में 2 एलिमेंट है और सेट बी में 3 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, 6 होंगे, क्योंकि यहाँ 2 हैं यहाँ 3 है, तो 2 3 6 एलिमेंट। ये बात आप फील कर पा रहे होंगे वैसे तो, कि जितने एलिमेंट ए में होते हैं और जितने एलिमेंट बी में होते हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो वो किस में होंगे, ए क्रॉस बी में। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, एंड आल्सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी इंटू नंबर ऑफ ए, ठीक है। तो ए क्रॉस बी में और बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होते हैं, जितने ए में होंगे और जितने बी में होंगे उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, उनकी आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये सब बातें आप यहाँ से ज़रा जल्दी जल्दी से भी नोट करते रहेंगे, ठीक, नोट करते रहेंगे। तो ए क्रॉस बी की डेफिनेशन बता दी, ये नोट लिखवा दिया। अगर दोनों में से कोई भी एक सेट फाइनाइट हुआ तो दोनों फाइनाइट, दोनों ये भी अगर ए फाई हुआ या बी फाई हुआ तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस से दोनों फाई होंगे। अगर ए और बी में से कोई भी एक इनफाइनाइट सेट हुआ तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस से दोनों भी इनफाइनाइट सेट होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना होगा, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, और ऐसे किस में होगा, बी क्रॉस ए में नंबर ऑफ बी इंटू नंबर ऑफ ए। इन बातों को नोट करेंगे। अब हम आपको समझाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। अब देखते हैं पहले एग्जांपल नंबर 3, लेट ए इज इक्वल टू 1 to 3, बी इज इक्वल टू 3 4 एंड सी सेट है 4 5 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। 4 पार्ट हमारे पास हैं जिन चारों की हमको वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले कह रहा है ए क्रॉस, फर्स्ट में कहते हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले यहाँ पर ए लिखेंगे, सेट ए इज 1 2 3 क्रॉस बी और सी का इंटरसेक्शन। तो डायरेक्ट ना हम बी और सी का इंटरसेक्शन ही लिखेंगे पहले यहाँ पर। पहले मैंने ए लिखा ना, अब बी और सी का इंटरसेक्शन लिखो। 3 4 4 5 6 का इंटरसेक्शन क्या होता है, 4। इन दोनों में 4 कॉमन है ना, तो इनका इंटरसेक्शन कितना आया, 4। अब इसकी करो क्रॉस इस पे, मतलब इनका निकालो कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो 1 को और 4 को लेकर बनेगा ऑर्डर पेयर 1 4, 2 को लो 4 के साथ तो 2 4, अब 3 को लो 4 के साथ तो 3 4। ठीक हो गया, ये इसका आंसर आ गया। मैं जरा चेक कर लूँ एक बार, सही है क्या, यस सही है। सेकंड पार्ट, सेकंड में कहता है, सेकंड में कह रहा है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो पहले हम ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे, फिर ए क्रॉस सी फाइंड करेंगे, और फिर जो भी उन दोनों में कॉमन ऑर्डर पेयर आएंगे वो लिख देंगे। तो ए
क्रॉस बी, ये ए ये बी, तो ए में 3 एलिमेंट हैं, बी में 2 एलिमेंट है, तो कितने आएंगे क्रॉस में? 6 एलिमेंट आएंगे, 3 दूनी 6। तो ए और बी, तो ए में पहला एलिमेंट क्या है? 1, 1 को लो इन दोनों के साथ, तो 1 को जब इन दोनों के साथ लोगे तो क्या बन के आएगा पहला हमारा एलिमेंट? तो 1 को इन दोनों के साथ लेके बनाएंगे तो 1 3 1 4। अब 2 को लो उन दोनों के साथ तो 2 3 और 2 4। अब 3 को लेंगे उन दोनों के साथ तो 3 3 और 3 4। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। अब देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस सी। ए 1 2 3 सी 4 5 6, तो 3 एलिमेंट यहाँ पर हैं, 3 वहाँ पर हैं, तो 9 आएंगे इस बार। 1 को लो पहले नंबर वाइज उन तीनों के साथ, 1 को 4 के साथ, अब 1 को 5 के साथ, अब 1 को 6 के साथ, ठीक हो गया। अब ऐसे ही 2 को लेकर बनाएंगे, 2 को लेंगे पहले 4 के साथ, फिर 2 को लेंगे 5 के साथ, फिर 2 को लेंगे 6 के साथ। अब 3 को 4 के साथ, फिर 3 को 5 के साथ, फिर 3 को 6 के साथ। तो ये क्या आ गया पहले मेरे पास? ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी। अब देखते हैं इन दोनों का कॉमन। अब इन दोनों का जो कॉमन होगा ना, ए क्रॉस बी और ए सी, तो क्योंकि अपने को फाइंड करना है इनका इंटरसेक्शन, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, दोनों का इंटरसेक्शन। तो दोनों में जो कॉमन ऑर्डर पेयर है वो लिखेंगे, जो दोनों में कॉमन ऑर्डर पेयर है। देखिए 1 3 यहाँ पर है क्या? नहीं है। 1 4, ये रहा 1 4, तो एक तो 1 4 हो गया भैया, 1 4 के बाद 2 3 है क्या? छोड़ो, नहीं है। 2 4 है क्या? हाँ 2 4 हो गया, 2 4। चलो जी 3 3 नहीं है, 3 4 है, तो ये आ गया मेरे पास दोनों का इंटरसेक्शन, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। थर्ड पार्ट, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। थर्ड में क्या आता है? ए क्रॉस बी यूनियन सी, सॉरी, ए क्रॉस बी यूनियन सी। थर्ड में क्या रहा है? ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो पहले ए लिखेंगे, 1 2 3। पहले हम ए लिखेंगे 1 2 3, क्रॉस होगी बी यूनियन सी। बी और सी का यूनियन लिखोगे पहले, बी और सी का यूनियन क्या हो जाएगा? 3 4, और 4 तो पहले आ चुका 5 6, ये हो गया बी और सी का यूनियन। अब इन दोनों का क्रॉस करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसमें 3 एलिमेंट, इसमें 4 एलिमेंट, तो 3 4 से 12 एलिमेंट्स आने वाले हैं, 12 ऑर्डर पेयर आने वाले हैं इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट में। चलो जी 1 को लेकर बनाओ 4 ऑर्डर पेयर, 1 के साथ 3, बहुत ईजी है ये तो, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6। ऐसे 2 के साथ बनाओ लेके, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6, ठीक है। अब बनेगा 3 के साथ, तो 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5 और 3 के साथ 6। तो ये थर्ड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो इसको नोट कर लेंगे पहले, क्योंकि थोड़ी जगह चाहिएगी यहाँ पर। तो फोर्थ पार्ट, तो स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट में क्या रहा है? ए क्रॉस बी। फोर्थ पार्ट में क्या आता है? ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ठीक है ना। ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो पहले दोनों का क्रॉस निकालते हैं, ए और बी का क्रॉस, ए क्रॉस बी, ये रहा ए, ये रहा बी। तो यहाँ कहीं कर दूँ ना, ए और बी का क्रॉस कितना होगा? 1 को लो पहले 3 4 के साथ बनाओ, ऑर्डर पेयर बनाओ, 1 3, अब 1 को 4 के साथ 1 4, 1 3 1 4। अब लो 2 को लेकर के 2 3 2 4। अब 3 को लेकर के बनाओ, 3 3 3 4। ये तो हो गया हमारे पास ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। अब ए का और सी का क्रॉस निकालते हैं ना, ए का और सी का क्रॉस। तो ए को लो पहले,
ये तो मैंने अभी पीछे भी किया था, 1 4 1 5 1 6, 2 4 2 5 2 6, 3 को लेकर बनाओ, 3 4 3 5 3 6, ठीक हो गया। अब इन दोनों का यूनियन, ये एक सेट है यहाँ तक का, ठीक है, ये है दूसरा सेट, दोनों का यूनियन, तो मतलब दोनों के सारे ऑर्डर्ड पेयर लिख दो। पहले लिख दो, पहले इस सेट के जो पहले वाला सेट आया था, पहले वाला आया था 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4, यूनियन। अब इसको भी लिखेंगे मगर रिपीट नहीं होना चाहिए, जो आ चुका है उसको छोड़ देंगे। तो 1 4 देखो आगे आ गया, 1 4 आगे छोड़ दो, 1 5 नहीं आया, लिख दो 1 5। अब 1 6 चेक करो, 1 6 चेक करो, 1 6 नहीं आया, लिख दो 1 6, लिख दो 1 6 के बाद 2 4 आ चुका है, 2 4 तो वही, तो 2 4 को लिखेंगे फिर तो, है ना। 2 5 नहीं आया तो लिख दो, एंड 2 6 भी नहीं आया, उसको भी लिख दो। 3 4 तो आ गया, ये रहा, मत लिखो। 3 5 नहीं आया, 3 6 भी नहीं आया। तो ये हमने दोनों के ऑर्डर पेयर को लिख दिया यूनियन के लिए, और रिपीट कोई नहीं किया। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं, थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया है, एग्जाम्पल थर्ड, ठीक है। नोट करेंगे इसको, और अभी ना साथ साथ हम एग्जाम्पल 6 को भी अभी निपटाएंगे, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जो है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है दो सेट्स की, उसके ऊपर के जो चारों एग्जाम्पल थे 1 2 3 और 6 भी उसी के ऊपर है, वो मैं आपको भी करा रहा हूँ। बीच के जो दो एग्जाम्पल है 4 5, वो एक अलग टॉपिक पढ़ाऊंगा इसके बाद, उसमें करेंगे पूरे, ठीक है। तो कह रहा है कि इफ़ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, क्वेश्चन देखोगे आप अपनी बुक में, मैं तो लिख भी रहा हूँ, इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू पी क्यू क्यू आर, पी क्यू क्यू आर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है भाई, ध्यान रखना, और एम क्यू एम आर, एम क्यू एम आर, ये उसने मेरे को ए क्रॉस बी गिवन है, दिया हुआ है, फाइंड ए एंड बी, और कह रहा है कि फाइंड ए एंड बी। तो ये उल्टा क्वेश्चन हो गया इस बार। अब तक क्वेश्चन में सेट दिए हुए थे और उन सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए कहा था, इस बार कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है और सेट फाइंड करना है, दोनों सेट फाइंड करने हैं। तो सुनो, ध्यान दो एक बात पर, सेट ए क्या होता है, सेट ए होता है द फर्स्ट एलिमेंट, सेट ए होता है, सेट ए क्या होता है, द सेट ऑफ, सेट ए क्या होता है, द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी। बताओ क्या लिखा है मैंने भाई, सेट ए क्या होगा, सेट क्या होगा, ए क्या होगा, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, सारे फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट, ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, जितने भी ऑर्डर पेयर बने हुए हैं इन ए क्रॉस बी, ठीक है ना। ए क्रॉस बी के जितने भी ऑर्डर पेयर बने हुए हैं, ए क्रॉस बी के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर बने हुए हैं, उन सभी के फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होता है उसको बोलते हैं ए। तो मतलब क्या हो जाएगा, पी क्यू एम, और एम तो दोबारा लेना ही नहीं मेरे को, तो द सेट ऑफ, तो क्या, अच्छा मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया यार, पी क्यू पी आर था, पी क्यू पी आर, पी क्यू पी आर, तो दोबारा नहीं आएगा, बस खत्म हो गया काम, पी आ चुका है एम। तो ए क्या होता है, द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उनके जो फर्स्ट एलिमेंट हैं उनका जो सेट है वो होता है ए। ऐसे ही बी क्या होगा, बी होगा द सेट ऑफ, बी क्या होगा, द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑल, द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उन सभी के सेकंड एलिमेंट्स का सेट। तो ए क्रॉस बी के जो ऑर्डर पेयर हैं उनका जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या है, क्यू, यहाँ कितना है आर, क्यू आ गया, आर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, सेट बी। चलो
तो ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। और हमारा ना ए क्रॉस बी और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट का टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अभी हम इस वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ने वाले हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स को पढ़ेंगे, उसके ऊपर एक दो एग्जाम्पल्स करेंगे 4-5, और उसके ऊपर एक आध क्वेश्चन सेट में भी आएगा। ठीक, फिर एक छोटी सी बात आपको बताएंगे एरो डायग्राम, और ये टॉपिक पूरी तरह फिनिश हो जाएगा। फिर हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 2.1 का सॉल्यूशन। तो इसको नोट करेंगे, चलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स पर। तो बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स के बारे में। तो जिस तरह कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट होता था ना, ऐसे ही होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट। अब सेट 3 होंगे मेरे पास, तो लेट ए बी एंड सी आर थ्री सेट्स। ए बी सी क्या है यहाँ पर? थ्री सेट्स हैं। देन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट, देन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाई, देन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाई। तो इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट करेंगे ए क्रॉस बी क्रॉस सी से, ऐसे लिखते हैं। लेट ए बी सी आर थ्री सेट्स, देन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ इज डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी क्रॉस सी एंड डिफाइंड बाई डिफाइन किससे होगी ये? ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, ये होगा, क्या होगा? जैसे कि दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्या थी? ए क्रॉस बी के अंदर ऑर्डर्ड पेयर ए बी थे, सच दैट ए तो बिलोंग करेगा सेट ए से और बी बिलोंग करेगा सेट बी से। ये तो था ए क्रॉस बी के अंदर क्या था? ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। ऐसे ही इसके अंदर होता है ऑर्डर ट्रिपलेट ए बी सी, ब्रैकेट के अंदर ए बी सी, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। अगर ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर लिखे हैं तो बोलते हैं इसको ऑर्डर्ड पेयर, और अगर ऐसे 3 लिखे हैं ना ए बी सी, तो इसको बोलते हैं फिर ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डर ट्रिपलेट्स। ठीक है, ऑर्डर ट्रिपलेट बोल रहे, एक ही है ना, ऑर्डर ट्रिपलेट। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी के अंदर होंगे ए बी सी सच दैट ए बिलोंग करेगा ए से, बी बिलोंग करेगा बी से, सी बिलोंग करेगा सी से। समझ में आ गई बात? तो 3 सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ए क्रॉस बी क्रॉस सी से उसको डिनोट करेंगे, और वो क्या होगा? ए बी सी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी एंड सी बिलोंग्स टू सी। नोट कर लेंगे इस बात को। अब मैं इसके बारे में आपको एक दो जरा बातें बता दूं, छोटी छोटी सी। आपको याद ही रखना है कि अगर ए बी सी में से कोई भी एक सेट एम्प्टी सेट है, ठीक है ना, अगर ए बी सी में से कोई भी एक सेट कैसा है? एम्प्टी सेट है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा भी फिर एम्प्टी सेट ही बोला जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा भैया फिर क्या बोला जाएगा? एम्प्टी सेट ही बोला जाएगा। इफ वन ऑफ सेट ए बी सी, if one of set ABC is empty, if one of set ABC is empty, then A cross B cross C is also empty, ठीक है। अगर A B C में से कोई भी सेट एम्प्टी हुआ तो A क्रॉस B क्रॉस C भी एम्प्टी सेट होगा। दूसरा, ये हमने आपको ऑर्डर्ड पेयर वाली, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट भी लिखवाया था। दूसरा पॉइंट, इफ वन ऑफ सेट ए बी सी इज कैसा है? इनफाइनाइट, इज इनफाइनाइट सेट, देन ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज आल्सो इनफाइनाइट। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी भी क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है। तीसरा, इफ ए बी सी आर फाइनाइट सेट, इफ ए बी सी आर फाइनाइट सेट, अगर तीनों फाइनाइट सेट हैं, ध्यान रखना, तीनों अगर फाइनाइट सेट हैं
तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी में कितने एलिमेंट होंगे इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी इंटू नंबर ऑफ सी। जिस तरह कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट में ये फॉर्मूला कितना था, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट के केस में ये फॉर्मूला था सिर्फ नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। मतलब ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होते हैं, जितने ए में होते हैं और जितने बी में होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही ए क्रॉस बी क्रॉस सी में कितने एलिमेंट होंगे, जितने ए में होंगे और जितने बी में होंगे और जितने सी में होंगे, तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कुछ बातें थी इंपॉर्टेंट। अच्छा एक बात और भी है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी को हम इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं ऑर्डरिंग चेंज करके, कि आप पहले ए क्रॉस बी क्रॉस सी फाइंड कर लो, ऐसे ए क्रॉस बी क्रॉस सी फाइंड कर लो, या ए क्रॉस बी क्रॉस सी फाइंड कर लो। इस तरह भी हम ऑर्डरिंग को चेंज करके इसको फाइंड कर सकते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी और ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है हमारे सिलेबस में, इतना ही बताना था, ये मैंने आपको बता दिया है। लगभग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स का इंट्रोडक्शन टॉपिक लगभग पूरा हो गया है। बस इसमें एक बात बतानी है कि हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स फाइंड करेंगे ना, तो तीनों सेट अलग अलग नहीं है हमारे पास, ए बी सी नहीं है, तीनों ए ही है। मतलब हमको वहाँ पर क्या करना है, ए का और ए का ही कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो मैंने तो आपको जो मैंने आपको ये फॉर्मूले वगैरह ये थ्योरी लिखवाई है ना, ये मैंने आपको लिखवाई है तीन सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर इसमें क्या होता है, कभी सेट अगर एक ही है और उसी का करना है 3 बार, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बातें यही रहने वाली हैं। बस अब क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए में क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए में क्या होगा, अब भी क्या होगा, ए बी सी, इसके अंदर भी ट्रिपलेट्स ही होंगे ए बी सी, सच दैट इस बार ऐसे होंगे कि ए बिलोंग करेगा ए से और ए ही बिलोंग किससे करेगा बी से, और सॉरी ए बिलोंग करेगा ए से, बी बिलोंग करेगा ए से, और सी भी ए से बिलोंग करेगा। बस ये थोड़ा चेंज हो जाएगा इस बार, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी के सिलेबस में सेट एक ही दिया हुआ है। ठीक है, तो नोट कर लेंगे इस बात को। और अब हम देखते हैं इसके ऊपर अपना एग्जाम्पल 4 और 5। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स नोट 57 ऑर्डर ट्रिपलेट। ठीक है, तो इसको पहले नोट करेंगे और देखते हैं अपनी बुक में से एग्जाम्पल। तो देखते हैं एग्जाम्पल 4, इफ P इज इक्वल टू, इफ P इज इक्वल टू सेट 1 2 फॉर्म द सेट, फॉर्म मतलब बनाना है, इस सेट को बनाना है P क्रॉस P, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P क्रॉस P, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P क्रॉस P क्या होगा, 1 2 क्रॉस 1 2 क्रॉस 1 2। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स 1 2 1 2 1 2। तो अब इसको फाइंड कैसे करेंगे, ठीक है, तो कुछ बड़ा काम नहीं है, पहले आप दो का फाइंड करो, जो शुरू के 2 लिखे हुए हैं ना उनको फाइंड करो। 1 2 की पहले 1 2 में, मतलब पहले 1 को लो, इन दोनों के साथ बनाओ ऑर्डर पेयर, इस 1 को लेंगे तो 1 1, अब 1 को लेंगे इस वाले 2 के साथ 1 2, अब 2 को लेंगे 1 के साथ 2 1, और 2 को लेंगे 2 के साथ 2 2। और ये जो था तीसरा, ये अभी हम बाहर ऐसे ले देंगे कोने में तरफ। अभी हमने पहले इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करा और वो बाहर रखा, अब इसका फाइंड करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा आपकी बार, जो ये वाला ब्रैकेट दिख रहा है ना, इसका पेयर बनाओगे, या क्या बोलूँ ठीक वर्ड होगा, ट्रिपलेट बोलना होगा। इसका ट्रिपलेट बनाएंगे, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। इस वाले ब्रैकेट का ट्रिपलेट बनाओ, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, और लिख दो कैसे, सुनो, 1 1 को 1 के साथ, अब 1 1 को 2 के साथ, बन गया। ठीक है, अब इसका नंबर आया, 1 2 को बनाओ 1 बाय 1 दोनों के साथ, 1 2 का ट्रिपलेट 1 के साथ, और 1 2 का ट्रिपलेट 2 के साथ। अब 2 1 2 1 इस वाले 1 के साथ, 2 1 1, और इस 2 1 को 2 के साथ, 2 1 2। अब लो 2 2, इस वाले 2 2 को इस वाले 1 के साथ, और इस वाले 2 2 को इस वाले 2 के साथ। तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P कंप्लीट हो गया। नोट करेंगे इसको, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5।
एग्जाम्पल 5 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, समझने का है, कुछ बात है इसके अंदर जो समझनी पड़ेगी आपको ध्यान से बहुत। एग्जाम्पल 5, तो ये कह रहा है कि इफ़ R इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, R इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर समझते हैं ना? देखो बहुत से बच्चों को ना रियल नंबर्स के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती, पता नहीं कुछ बच्चे अपने आप ही इमेजिन कर लेते हैं कि रियल नंबर्स में नेगेटिव नंबर नहीं होते, या पॉइंट वाला नहीं होते, या रूट वाला नहीं होते, कुछ ऐसा मान लेते हैं, अपने आप मान लेते हैं, पता नहीं क्यों। मगर मैंने आपको जब सेट का चैप्टर कराया था तो बहुत अच्छी तरह समझाया था मैंने आपको कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। दुनिया के सारे नंबर रियल नंबर्स हैं, जो आपने आप तक लिखा है या देखा है या सुना है या पढ़ा है, वो हर नंबर रियल नंबर है। रियल लाइंस पर पढ़ने वाला, चाहे वो इंटीजर हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जीरो हो, डेसिमल में हो, इरेशनल हो या फिर रेशनल हो, कैसा भी नंबर हो, सभी नंबर रियल नंबर होते हैं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो R इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, R इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स को अगर आपने सेट वाला चैप्टर ध्यान से पढ़ा हो तो मैंने बताया था आपको कि रियल नंबर के सेट को वी कैन नॉट राइट इन द रोस्टर फॉर्म। रियल नंबर के सेट को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है ना। रियल नंबर्स को हम सिर्फ सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी नहीं लिखूंगा और रोस्टर फॉर्म में तो हम लिख ही नहीं सकते। तो कह रहा है कि व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ R क्रॉस R। ये कह रहा है कि भैया R क्रॉस R एंड R क्रॉस R क्रॉस R, R R R R R और R R R, R R R एक मूवी भी थी ना, R R R साउथ की, R R R, ठीक है, R R R। तो कह रहा है कि R R यानी कि R क्रॉस R और R क्रॉस R क्रॉस R क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा R R R क्रॉस R क्रॉस R। R R का इसने इस बार वैल्यू नहीं पूछ रहा आपसे कि इसको बताओ कि ये, इसको फाइंड करो, इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड नहीं करना, बताना है कि रिप्रेजेंट किसको करेगा, ठीक है। चलो अब मेरे को आप ये बताओ R क्रॉस R, और R क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। R के अंदर रियल नंबर्स हैं, R के अंदर कैसे हैं, रियल नंबर्स। चलो जी, तो इतना तो पता ही है ना आपको, R क्रॉस R के अंदर ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। R क्रॉस R के अंदर क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, सच दैट इस तरह से होते हैं कि इन ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो R का मेंबर होता है और जो दूसरा एलिमेंट है वो भी R का मेंबर होता है। ये तो बताया था ना भाई, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट की डेफिनेशन क्या थी कि ऑर्डर पेयर ए बी होंगे जिनमें ए बिलोंग करेगा ए से और बी बिलोंग करेगा ए से। और क्योंकि यहाँ पे दोनों सेट R ही हैं तो इस बात को फिर ऐसा लिखते हैं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू R, दोनों ही रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक। और ऐसे ही R क्रॉस R क्या होगा, इसमें होगा ट्रिपलेट, ऑर्डर ट्रिपलेट एक्स वाई जेड, सच दैट तीनों ही किससे बिलोंग करेंगे, रियल नंबर से, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये मैंने फाइंड तो कर दिया क्योंकि इसको हम नंबर्स में, मतलब क्या बोलते हैं कि रोस्टर फॉर्म में फाइंड नहीं कर पाएंगे इसको। तो R R तो होगा ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स वाई रियल नंबर्स होंगे, और R R R क्या होगा, एक्स वाई जेड का ट्रिपलेट्स और एक्स वाई जेड रियल नंबर्स होंगे। बात समझ में आ गई। रिप्रेजेंट क्या करेगा, सुनो मेरी बात, जरा एक काम करते हैं, एक्स वाई को उठाओ, और हमने कहा है कि एक्स वाई एक ऑर्डर्ड पेयर है जिसका एक्स और वाई दोनों ही रियल नंबर्स हैं। मतलब क्या है, कुछ भी हो सकता है ना, लाइक 2 4 या 0.3 और 9 या 8 या 5 और 7 कुछ भी हो सकता है ना एक्स वाई। ऐसे ही ये ट्रिपलेट है, ये क्या होंगे, एक्स वाई जेड, ये 3 के फॉर्म में होगा, 1 -1 3, कुछ भी, एनीथिंग, एवरी रियल नंबर्स, कोई भी रियल नंबर होते हैं ना, 2 0 और -7/2, कुछ भी हो सकते हैं। तो जो ये एक्चुअल में ये आए हैं ना, ये वाला जो आया है क्या आया है, देखो ये कार्टेशियन प्लेन में पढ़ने वाला कोई ना कोई पॉइंट आ गया। ये क्या आ गया, कार्टेशियन प्लेन में इनटू डायमेंशन पढ़ने वाला कोई पॉइंट आ गया। अगर हम इसको पकड़े 2 4 को, तो 2 4 पड़ेगा कहीं यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 0.3 -8 कहाँ पड़ेगा, 0.3 -8 कहाँ पड़ेगा, और +8 ये भी यहीं पड़ेगा, क्या नाम है आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 5 और -7 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। मतलब क्या है कि एक्स वाई एक ऑर्डर पेयर है जिसमें एक्स और वाई दोनों ही R से बिलोंग करते हैं। तो एक्स वाई की इनफाइनाइट वैल्यू है R के अंदर, हम यहाँ रखते रहेंगे, ऑर्डर पेयर निकल के आते रहेंगे।
तो मैं एक्स वाई को आर से लूँगा और कितने ऑर्डर्ड पेयर लिख सकता हूँ बैठ के, इनफाइनाइट्स। और ये समझो बात को, जितने भी ऑर्डर पेयर निकल के आएंगे वो सब के सब आपको इस कार्टेशियन प्लेन में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, ठीक है। 0 0 भी उनमें से एक है। जब हम x की वैल्यू 0 और y की 0 लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। समझ में आई बात? तो मतलब कहने का ये होगा कि r क्रॉस r जो ये सेट निकल के आया है, ये एक्चुअल में 2 डायमेंशन कार्टेशियन प्लेन के अंदर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ये बात सेम आगे होगी। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे कि r क्रॉस r एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू r, ये जो है रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स। ये क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स इन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स इन 2 डायमेंशनल स्पेस, 2 डायमेंशनल स्पेस। तो ये r क्रॉस r एक्चुअल में किस चीज़ को डिफाइन कर रहा है, r क्रॉस r डिफाइन कर रहा है 2 डायमेंशनल स्पेस में, 2 डायमेंशनल स्पेस में जितने भी पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स को डिनोट कर रहा है, ठीक। ऐसे ही r क्रॉस r किस को डिनोट करेगा, इस बार जो पॉइंट्स आए हैं वो फॉर्म में आए हैं ट्रिपलेट के, वो आए हैं ट्रिपलेट की फॉर्म में। देखो आपने अभी तक 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री तो पढ़ ली क्लास 9th और 10th में, अभी हम क्लास 11 में थोड़ा आगे जब जाएंगे ना तो हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी पढ़ेंगे। उसमें हमको x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस पढ़ने को मिलेगा, ठीक। इसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल प्लेन, ठीक है। इसमें जो कोई पॉइंट होता है वो ट्रिपलेट की फॉर्म में होता है, ये पढ़ोगे आप अभी आगे जाके। तो कुल मिलाकर ये जो पॉइंट आएगा ये आएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। तो बस क्या लिख देंगे यहाँ पर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस, इन 3 डायमेंशनल स्पेस। तो क्वेश्चन सवाल का आंसर क्या हुआ कि r क्रॉस r तो डिनोट करता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स इन 2 डायमेंशनल स्पेस, और r डिनोट करता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। तुरंत नोट करेंगे इसको। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब है लास्ट टॉपिक, इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। अब ये एरो डायग्राम क्या है, एरो डायग्राम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स को, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक डायग्राम बनाया गया है, ठीक है। कंसिडर करते हैं 2 सेट, मान लो सेट ए तो है ए बी और सेट बी है एक्स वाई जेड, ठीक। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट ए क्रॉस बी क्या होगा, करो पहले ए को बनाओ ऑर्डर पेयर एक्स वाई जेड तीनों के साथ लेकर, तो ए एक्स, फिर अगला बनेगा ए वाई, फिर अगला बनेगा ए जेड। अब बी को लेकर बनाएंगे तो बी एक्स, बी वाई, बी जेड, बन गया ए एक्स, ए वाई, ए जेड, बी एक्स, बी वाई, बी जेड। तो ये तो हुआ कि हमने ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया। अगर हमें इसको एरो डायग्राम से शो करना है तो इस तरह के 2 डायग्राम बनाते हैं, इनको डिनोट करते हैं सेट। ये सेट ए है, ये सेट बी है। सेट ए में लिख देना ए के एलिमेंट्स ए और बी, और सेट बी में लिख देना बी के एलिमेंट्स एक्स वाई जेड, ठीक। कुछ नहीं करना। ए किसके साथ जुड़ा हुआ है, एक्स के साथ, ए एक्स, तो ए को बोल ऐसे बना देंगे एरो लगा करके ए एक्स, और ए ही किसके साथ में है वाई, ए वाई, और ए ही किसके साथ में है जेड के साथ। इस तरह लिखते हैं कि ए एक्स, ए वाई, ए जेड, और इसको बोलते ऐसे हैं कि ए की इमेज एक्स है, ए की इमेज वाई है, ए की इमेज जेड है। तो ए की 3 इमेज है, इसको इमेज बोलते हैं। ए की इमेज एक्स है, ए की इमेज वाई है, ए की इमेज जेड है। ऐसे ही बी के साथ, बी की इमेज एक्स, बी की इमेज वाई एंड बी की इमेज जेड। तो बस ये एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है ए क्रॉस बी को डिनोट करने के लिए, ए क्रॉस बी को
डिनोट करने के लिए, ठीक है, और इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। ठीक, तो इसी के साथ ये 2.1 इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है हमारा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स और एरो डायग्राम और इन सब के ऊपर तमाम 5-6 एग्जाम्पल्स समझ में आ गए होंगे। तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2.1 सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।